आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नए घर को खरीदते ही कुणाल ने साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया। एक मजदूर घर में से एक पुराना बक्सा लाया और बोला, साहब ये बक्सा मिला है। इस पर कुणाल बोला, कमरे में ऊपर वाली जगह पर रख दो, बाद में देखूंगा। 1 महीने में ही पूरा घर रहने लायक हो गया। अब कुणाल किराए के मकान से अपनी माँ बाप, पत्नी और छोटे भाई को ला सकता था। घर में थोड़ा सा काम करवाते करवाते रात हो गई। मजदूर जा चुके थे। कुणाल ने घर फोन किया और बोला, माँ आप रिमी अपना सामान बांध लो, कल हम शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। ऑनलाइन खाना मंगाया है और खाकर सारे दरवाजे बंद करके सो जाऊंगा। खाना आ गया और सारे दरवाजे बंद कर वो लॉबी में ही सो गया। रात में 1 बजे के आसपास उसको पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज़ फिर से आने लगी और धीरे धीरे आवाज़ तेज होती जा रही थी, जैसे अंदर वाले कमरे में ही कोई पक्षी उड़ रहा हो। वो उठा और कमरे की तरफ गया। आवाज़ अब भी आ रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो आवाज़ ऊपर वाली जगह से आ रही थी। वो सुकचाते हुए उस तरफ बढ़ा और वो बॉक्स उतार लिया। आवाज़ अब बंद हो गई। उसने वो लकड़ी का बॉक्स खोला तो उसमें धूल भरी एक किताब रखी हुई थी। किताब के दोनों किनारों पर धातु का आवरण था। कुणाल ने किताब उठाई और जैसे ही खोली, धातु से हल्की सी उसकी उंगली में चुभ गया और उंगली से खून निकलकर उस किताब पर गिरा। देखते ही देखते किताब हवा में उड़ने लगी और किताब कई भागों में बट गई। सारे पन्ने फड़फड़ाने लगे और घर में उड़ते हुए घूमने लगे। घर की दीवार सुर्ख लाल हो गई। खून से और पन्ने कुणाल के मुंह पर टकराने लगे। कुणाल की आंख खुली तो वो पसीना पसीना था। चारों तरफ देखा तो सुबह हो चुकी थी। सोचने पर पता नहीं कैसा सपना था और उठकर फ्रेश होकर पुराने घर की ओर निकल गया। सारा सामान लाने में 2 दिन लगे और धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो गया। फिर एक दिन उसके छोटे भाई का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला हाथ टूट गया है। प्लास्टर कराकर उसे घर लाया गया। 2 हफ्ते बाद माताजी बाथरूम में फिसल गई और उन्हें मोच आ गई। एक रात कुणाल अपनी पत्नी रिमी से बोला, हमें इस घर में आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और 2 हादसे हो गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इस पर रिमी बोली, कैसी गड़बड़? इस पर कुणाल कुछ सोचते हुए बोला, कुछ नहीं, सो जाओ। अगली सुबह जब कुणाल उठा तो उसने ऊपर से बॉक्स उतारा और खोल कर देखा तो उसमें वही किताब थी जो उसने सपने में देखी थी। उसने उस किताब को ध्यान से उठाया और पूजा के कमरे में रख दिया। फिर एक दिन कुणाल को खबर मिली कि पापा सीढ़ियों से फिसलते हुए बचे हैं। ज्यादा चोट नहीं आई, बस कोहनी छिल गई है। कुणाल बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। शाम को वो जब घर पहुंचा तो उसकी माँ बोली, तेरे पास कोई पुरानी शापित किताब है क्या? इस पर कुणाल बोला, क्या हुआ? अरे आज एक बाबा आए थे, मैंने उनको कुछ दान दिया तो वो बोले कि इस घर में अब तुम लोग आए हो, उस शापित किताब से बचकर रहना। वो अनिष्टकारी शापित किताब है। मैंने बहुत पूछा तो बोले घर में ही होगी, खोजो कहीं। तू बता, कोई किताब मिली थी क्या तुझे? इस पर कुणाल बोला, कहाँ गए वो बाबा? इस पर माँ ने कहा, मैंने पूछ लिया था, वो पास के ही मंदिर पर रुके हैं 2 दिन के लिए। कुणाल भागकर मंदिर पहुंचता है और बाबा का पता करता है। बाबा मिल जाते हैं। कुणाल प्रणाम करता है और किताब के बारे में पूछता है। इस पर बाबा बोले, हम तो बच्चा 1 साल से 1 बार ही इधर आते हैं, मगर उस किताब का इतिहास जानते हैं। इस पर कुणाल ने पूछा, कैसा इतिहास बाबा? इस पर बाबा ने बताना शुरू किया। 30 साल पहले
सबन नाम का एक लेखक अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ इस जगह पर रहता था। तब यहाँ छोटा सा घर होता था। बहुत अच्छा लेखक था और वो बहुत प्रसिद्ध भी था। इसी प्रसिद्धि के कारण अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता था। उसकी पत्नी किसी और को चाहने लगी और उन दोनों ने लेखक को रास्ते से हटाने की सोची। लेखक अपनी किताबों से बहुत प्यार करता था। उसकी जान बसती थी अपनी किताबों में। उसके पास एक अलमारी थी जिसमें वो बहुत सी किताबें रखता था और एक थी वो किताब जो उसे उसके गुरु ने दी थी प्रोत्साहन के लिए। उसी किताब को पढ़कर उसने पहली बार कृतियां लिखना सीखा था। वो किताब वो एक लकड़ी के बॉक्स में रखता था। उस बेचारे को खबर भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उस रात उसका गला घोटने की तैयारी की उसकी पत्नी ने। लेखक का छोटा भाई छत पर सो रहा था। पत्नी ने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अपने प्रेमी को अंदर बुला लिया और दोनों उसे मारने लगे। पत्नी ने हाथ पकड़े और प्रेमी ने गला दबाया। सबन छटपटाने लगा और आवाज़ें होने लगी। छोटा भाई जाग गया और नीचे उतर कर आया तो ये सब देखते ही वो प्रेमी पर टूट पड़ा। प्रेमी ने उसे पीछे धक्का दिया और कमर से चाकू निकालकर एक झटके में लेखक की गर्दन पर वार कर दिया। खून की धार से निकलती हुई किताबों पर गिरी और वो बॉक्स पर भी, और वो बॉक्स वाली किताब शापित हो गई। छोटा भाई ये नज़ारा देखकर डरकर भाग गया। उधर लेखक की पत्नी ने अपने भी खरोंचे मार ली और पुलिस को वो लूट की हत्या बता दी। कुछ दिनों में सब कुछ शांत हो गया, मगर एक सुबह पुलिस को लेखक की पत्नी के सर में किताब घुसी हुई मिली और प्रेमी भी उसी अलमारी के नीचे दबा मिला। दोनों की मौत हो चुकी थी। फिर लेखक का छोटा भाई यहाँ आया और सारी किताबों को जला दिया। उस बॉक्स वाली किताब को भी बहुत जलाने की कोशिश की, मगर वो जली ही नहीं। तो उसने वो इसी घर में छोड़ दी और ये घर बेचकर जाने कहाँ चला गया। तब से मैं देखता हूँ हर बार इस घर में कोई ना कोई नया दिखता है और किताब की वजह से थोड़े ही दिन में वो घर छोड़ देता है। इसलिए तुम्हारी माँ से शापित किताब के बारे में बात की। पूरी कहानी सुन कुणाल डर गया और उसने बहुत जल्द ही वो घर छोड़ दिया। आज भी वो घर वैसे ही मौजूद है और वो शापित किताब उसी घर में है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर, आकाश, विवेक और राज चारों अच्छे दोस्त हैं। बचपन से ही चारों एक ही स्कूल में पढ़े थे और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ा। वहाँ पर उन सब ने विरार कॉलोनी में किराए के एक घर में रहने का फैसला किया। वो घर उनके कॉलेज के नज़दीक था। ये वही जगह थी। उन्होंने उस घर को रहने के लिए चुना। मनोहर और आकाश घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रात को सोते थे, तो वहीं विवेक और राज पहले फ्लोर पर सोते थे। शुरू के 4 दिन गुजर जाने के बाद रात के समय खाना खाने के बाद वो चारों घर के हॉल में बैठे हुए थे। तब मनोहर और आकाश ने विवेक और राज को बताया कि रात के समय सोते वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि घर के बाहर कोई चल रहा है। पहले तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन हर रोज़ ऐसा होने लगा। इसलिए डर के मारे उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने जब ये बात विवेक और राज को बताई तब वो दोनों भी डर गए। ये सब सुनने के बाद तुरंत विवेक ने बताया कि एक दिन जब वो घर पर अकेला था और बाकी तीनों किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब उसे ऐसा लगा कि इसके अलावा कोई और भी है इस घर में। दोपहर के वक्त वो जब किचन में गया कुछ खाने के लिए, तब उसे पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसे ऐसा लगा कि एक काली परछाई पल भर में ही उस कमरे से बाहर भागी। वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि विवेक को कुछ समझ में ही नहीं आया और वो डर के मारे
अपनी जगह पर ही जम गया। उसने तुरंत किचन से बाहर जाकर बाकी कमरों में देखा, मगर कोई नहीं था। ये सारी बातें जब उन सब ने एक दूसरे को बताई तो वो लोग भी काफ़ी डर गए। इन सब के बाद राज ने तुरंत मकान मालिक को फ़ोन किया और इन सब के बारे में बताया। तब मकान मालिक ने उन्हें उस घर की सच्चाई बताई। दरअसल बात यह थी, सालों पहले उस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन मकान मालिक के पिता ने उस जगह को खरीदा और वहां पर एक घर बनाया। अब चूंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये घर किराए पर ही रख दिया और वो दूसरे शहर में रहने चले गए। जब भी उस घर में कोई रहने आता, 1 महीने से ज़्यादा ठहरता नहीं था। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि यह घर हॉन्टेड है, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोगों ने उस घर में आत्मा देखने का और ऐसा एहसास होने का भी दावा किया था। यही वजह थी कि उस घर को कोई भी नहीं खरीदता था। मकान मालिक ने उन चारों लड़कों को घर दिखाते समय ये बात छुपाई थी, लेकिन जब ये सब उनके साथ घटनाएं होने लगी तो उसे सच बताना पड़ा। सब कुछ जानने के बाद उन चारों ने ये फैसला किया कि वो सब अगले दिन ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। रात के समय विवेक और राज ने भी ग्राउंड फ्लोर पर ही सोने का फैसला किया। वो दोनों मनोहर और आकाश के बगल वाले कमरे में सोए। बेशक वो सभी सोने चले गए, लेकिन अब उन्हें थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था। रात को सोते वक्त राज की आंख खुली। उसने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई घर के बाहर घास पर चल रहा हो। उसे इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी वो इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाया। उस वक्त वो अपने बिस्तर पर इतना डरा और सहमा हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वो चलने की आवाज़ बंद हो गई। फिर राज ने विवेक को उठाया, जो कि उसके बगल में ही लेटा हुआ था। विवेक ने उसे बताया कि वो भी जाग ही रहा था और उसने भी वो चलने की आवाज़ सुनी। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनते ही वो दोनों चौंक गए। वो दोनों ये सोच रहे थे कि दरवाजे पर कौन होगा कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे जल्दी दरवाज़ा खोलो। ये सुनते ही वो समझ गए कि यह आकाश की आवाज़ है। राज ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। सामने आकाश खड़ा था। वो बेहद परेशान लग रहा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी और माथे पर बहुत सारा पसीना आया हुआ था। तभी राज बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। इस पर आकाश बोला, देखो हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। इस पर राज बोला, क्या? मगर क्यों? क्या हुआ है? इस पर आकाश बोला, अब अभी बताने का वक्त नहीं है, जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। मनोहर ने कैब बुक कर दी है। इस पर राज बोला, अरे पर हुआ क्या है? राज आगे कुछ और बोलता कि तुरंत आकाश अपने कमरे की ओर दौड़ा और वहां जाता देखकर राज और विवेक भी उसके पीछे गए। उस समय उन्होंने देखा कि मनोहर अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, तो आकाश पागलों की तरह अपनी चीज़ों को लेने के लिए कमरे में इधर उधर दौड़ रहा था। उसे उन दोनों को शांत किया। तभी विवेक बोला, आकाश हुआ क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया? इस पर आकाश बोला, जब मैं सो रहा था तब नींद में मेरी थोड़ी सी नींद खुली और जैसे ही मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो इस पर विवेक बोला, ऐसा क्या देखा तुमने? इस पर आकाश ने आगे बताया, मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी क्या? इस पर मनोहर बोला, उसी वक्त नींद में मेरा हाथ इसकी गर्दन पर लगा। डर के मारे ये चिल्लाया। मेरी नींद खुल गई। उसके बाद इसने मुझे सब कुछ बताया। पहले तो मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि इसने कोई सपना देखा है, पर फिर उसके बाद वापस हमने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैं समझ गया कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि वाकई में इसने किसी बूढ़ी औरत को देखा हुआ है।
ये सब सुनने के बाद राज बड़ी हिम्मत करके तुरंत उस खिड़की के पास गया। वैसे तो वो बहुत डरा हुआ था, मगर उसने अंदर से ही खिड़की के बाहर नीचे जमीन पर देखा। खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन उस पर लगी कांच से बाहर का सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। नीचे देखने के बाद राज अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह जम गया। तभी विवेक ने पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ? इस पर राज बोला, देखो, अगर यहाँ कोई खड़ा होगा तो यकीनन उसकी हाइट 8 से 10 फीट होगी, या फिर वो हवा में उड़ रहा होगा। राज के ऐसा कहते ही वो सब बुरी तरह से डर गए। फिर उन सब ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। फिर थोड़ी देर तक कैब आने का इंतज़ार किया। जैसे ही बाहर कैब की आवाज़ आई, वो चारों तेजी से घर के बाहर दौड़े। जल्दबाजी में ही उन्होंने घर को लॉक किया और फिर बिना इधर उधर देखे सीधा कैब में जाकर बैठ गए। किसी की भी वापस उस घर की तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब कैब वहां से निकली तब राज ने हिम्मत करके पीछे घर की तरफ देखा तो वहां उसे कोई दिख तो नहीं रहा था, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो उस घर के पास कोई उन सबको जाते हुए देख रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।